अब जो आपका टॉपिक है वो क्या आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उस पर जानते हैं। तो क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके थे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लास 11 में एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी काफी अच्छे से पढ़ चुके थे। तो अब देखिए, अब हम डायरेक्ट कुछ इवेंट लेते हैं। लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट जो किससे कनेक्टेड है, सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है ना, सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। अब अगर हम ये लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन एफ ई, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट हमारा हो रहा है ना, बोथ इवेंट आ रहा कर। कहने का मतलब क्या है, बोथ इवेंट आ रहा कर। अगर ई इंटरसेक्शन एफ ले रहे हैं या एफ इंटरसेक्शन ई ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, दो इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि एफ भी हो रहा है और ई भी हो रहा है। और हो गया ना, एंड हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब पढ़े थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और एंड का कंडीशन और था क्या, तो इसमें हमारा ऐड होता है। तो इसलिए हम लोग क्लास 11 में एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे कि या तो पी ए हो या तो पी बी हो, था ना, या तो पी ए हो या तो पी बी हो। यानी कि उसमें हमारा क्या था कि पी ए हो या फिर पी बी हो, या तो ए हो या तो बी हो। तो ए हो या तो बी हो तो क्या था कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी, ये पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे है कि क्या ई भी है एंड एफ भी है, प्रोबेबिलिटी ई भी होने का और एफ भी होने का, एफ भी होने का ई भी होने का, यानी दोनों में से कोई भी ले लो, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ भी होने का प्रोबेबिलिटी और ई भी होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंड आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, सॉरी इंटरसेक्शन एफ, क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो होगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं काफी जी से। पहले हम किसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पी ई का। लेट्स सपोज पहले हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, पी ई का निकालेंगे। अब ई का हो गया, ई का हो गया तो फिर एफ का प्रोबेबिलिटी, ई का हो गया तो क्या निकालना प्रोबेबिलिटी एफ का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया। यही आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर से एक बार देखिए, मान लिया जाए हमको निकालना है एफ इंटरसेक्शन ई, क्या निकालना, एफ इंटरसेक्शन से। आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, आपका जैसे बुक दिया हुआ है उस तरह से आप पहले उसको ले सकते हैं, जिस तरह से आपको दिया हुआ है बुक उस तरह से पहले ले सकते हैं। मान लीजिए पहले हम ले लिए पी ई, यहाँ पे क्या ले लिया हम, पी ई, तो ई ले लिए ना। अब ई हो गया, तो ई हो गया तो एफ क्या होगा, तो एफ जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ई कंबाइंड हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों पूछोगे कि प्रोबेबिलिटी ये थ्योरम हमारा आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बहुत इजी सी चीज है जो हम यहाँ पे लिखे हुए, अच्छा इरेज कर दिए। हमारा क्या लिखा हुआ था, ई अपॉन एफ पी, यही था ना, यही था ना। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, पी एफ पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ, है ना। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया है वो आपको कंडीशनल फॉर्मूला से ही आया है। सिर्फ यहाँ से कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि एफ और ई प्रोबेबिलिटी के होने का जो हमारा इक्वेशन है वो है ई, पहले ई, अगर ई हो गया तो ई, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं अगर एफ हो गया पहले एफ, तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एफ हो गया तो फिर ई हो गया, ये तो फिर हमारा क्या हो गया, ये ई हो गया। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी नथिंग बट इट इज द डिफाइंड व्हेन बोथ, क्या है, बोथ इवेंट है, मतलब दोनों का दोनों क्या होना है, दोनों को दोनों इवेंट को होना है। दोनों को दोनों इवेंट को होना है तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि पी ई यूनियन एफ या एफ यूनियन एफ लिखो तो पी ई मल्टीप्लाई बाई पी एफ और क्या इवेंट हो चुका है, या फिर पी एफ और एफ इवेंट हो चुका है तो फिर पी ई हो गया। इधर क्लियर, यही आपको क्या आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, an urn contain 10 black and 5 white ball, 2 ball are drawn from the urn are one after one without replacement। ये इंपॉर्टेंट बच्चा बात है। विदाउट रिप्लेसमेंट कहने का मतलब हो गया कि एक बॉल को अगर हम निकालते हैं तो उसको हम फिर से वापस नहीं डालते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट एक बॉल को निकाले तो वापस नहीं डालते, जिसके कारण उसका प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, डिफर हो जाता है, जिसके कारण प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डिफर हो जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व ही करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो अगर इसको हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम देखिए क्या लेते हैं, उसको हम लोग लास्ट में फॉर्मूला को रहने दिए हैं। ई जो आपका इवेंट है वो 10 ब्लैक बॉल का है, यानी कि नंबर ऑफ ई 10 हो गया, और एफ जो इवेंट है वो 5 व्हाइट बॉल का है, तो नंबर ऑफ एफ कितना हो गया, 5 हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया,
15 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम वन आफ्टर, यानी पहले पहला बॉल निकाला गया, उसके बाद दूसरा बॉल निकाला गया, पहले पहला बॉल निकाला गया, उसके बाद दूसरा बॉल निकाला गया विदाउट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन बॉल्स आर ब्लैक, बोथ बॉल और ब्लैक, दोनों का दोनों हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैक ही होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। यानी कि हमारे पास ये पूछ रहा है ना, दोनों बॉल क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सबसे पहले पहला बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पहला बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/15 हो जाएगा। 10/15 बहुत ईजी क्वेश्चन है। टोटल 10 बॉल है, हाँ 10 ब्लैक बॉल है, 10 ब्लैक बॉल है, टोटल कितना बॉल है 15, यानी 15 में 10 ब्लैक बॉल है तो 10/15 हो गया। उसके बाद अब विदाउट रिप्लेसमेंट उस बॉल को निकाल के हम साइड कर देंगे, और जब साइड करें तो एक बॉल निकल गया हमारा, तो एक बॉल निकल गया तो हमारे पास बॉल कितना बचा, 15 - 1, टोटल 14 बॉल बचा। और वो ब्लैक ही बॉल निकला है ना, ब्लैक ही बॉल निकाल को साइड किए हैं, तो ब्लैक बॉल निकाल को साइड करने की 10 में से एक ब्लैक बॉल निकल गया, तब हमारे पास कितना हो गया 9/14। तो यही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मल्टीप्लाई करके हम इसको ला रहे हैं, यही आपका जो मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं वो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो आपके पास ये हो गया, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। 3, 2, 7, यानी कि 3/7 जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3/7। इधर क्लियर, काफी क्लियर है ना। आगे बढ़ते बच्चों, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे पास यहाँ पर तो चलिए 2 ही इवेंट है, अगर हमारे पास 3 इवेंट होगा तब क्या होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कितना इवेंट है, 3 इवेंट लिखा हुआ है, तो हमारा क्या होगा वो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 3 इवेंट है, अगर E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन D, तो इसको ऐसे देखिए ना, ठीक है ये। तो सबसे पहले हम कोई भी इवेंट ले लेते हैं, मान लीजिए पहले E हो गया, तो अगर E हो गया तो अब किसको होना है, अब होना है F को, अब होना है F को, तो F को होना है ना, F को होना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रोबेबिलिटी F को होना है, E हो चुका है, E हो चुका है, तो अब F हमारा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। अब E भी हो गया, F भी हो गया, E भी हो गया, F भी हो गया, हम ध्यान रखिए E भी हो गया और F भी हो गया, E भी हो गया और F भी हो गया, बचा क्या G, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं G, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं G। इधर के लिए देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम P के लिए E इवेंट हमारा हुआ, अब जब E हो गया, E इवेंट हैव ऑलरेडी अकर, तो F का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर E और F दोनों हो गया तब फिर G क्या होगा, तो उसका ये प्रोबेबिलिटी है, या फिर इसको इक्वल टू लिखा है P F अपन E। हम लोग बच्चों E यूनियन F को EF भी डिनोट कर सकते हैं, ये वही चीज लिखा हुआ है, E इंटरसेक्शन F को ये भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपका वही चीज मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना। और आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट को हम लोग पहले समझते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हमारा है क्या। इंडिपेंडेंट इवेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे अच्छे से, है ना। एग्जाम्पल ले लेते उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेट किसका एग्जाम्पल ले लें, चलो एस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी कार्ड वाला। स्पीड ऑफ कार्ड है ना, उसमें नंबर ऑफ सैंपल एस कितना होगा टोटल 52, पहले लिख लेते हैं। एक इवेंट लेते हैं ई, कार्ड ड्रॉन इज स्पीड, ठीक है। एक इवेंट ले लें कार्ड ड्रॉन इज स्पीड, और एक ले लेते हैं कार्ड ड्रॉन इज किंग। चलिए आपके पास 2 इवेंट हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, स्पीड कितना होता है, टोटल 13 होता है, स्पीड टोटल 13 होता है, तो टोटल 13 होता है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इन P और E 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एफ इवेंट लेते हैं, तो एफ इवेंट में हमारा क्या हो जाएगा, किंग कितना होता है 4 पीस होता है किंग, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/13, पीएफ हमारा क्या हो गया 1/13 हो गया। अब कंडीशन है कि अगर हम ये निकालें, लेट सपोज पी एफ हो चुका हो तब ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी कि ये दोनों हमारे पास इवेंट है, ठीक है, बात को समझिएगा अच्छे से। एक इवेंट ई है, एक इवेंट एफ है, तो हम इवेंट ई का भी निकालिए, इवेंट एफ का निकालिए। अब हमको पहला क्वेश्चन दे दिया कि आप निकालिए कि एफ इवेंट हैज ऑलरेडी अकर, एफ इवेंट हो चुका तब ई का आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पी, ठीक है,
है ना। अब ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई इंटरसेक्शन एफ बताओ स्पीड में टोटल कितना किंग होगा, स्पीड में टोटल कितना किंग होगा, एक किंग होगा। इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे ई अपॉन एफ आपके पास प्रोबेबिलिटी ए अपॉन एफ क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 1/52। दोनों में कॉमन कितना चीज है, कितना किंग, एक किंग। स्पीड में टोटल कितना किंग होगा, एक किंग होगा, तो एक होगा। तो इसको जब हम वैल्यू लिखते हैं 1/52 और पी एफ कितना है आपके पास 13, उल्टा हो गया 4, तो क्या आ गया 1/4, ठीक है। और या फिर हम ये निकालते हैं पी एफ निकालना है और ये हो चुका है, एफ निकालना है और ये हो चुका है, ये है ऑलरेडी अकर फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ पी ई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, इसका 1/52 ही रहेगा और पी कितना है आपके पास 1/4, यानी 4 ऊपर हो जाएगा, तो 1/13। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, कि हम डायरेक्ट ई का प्रोबेबिलिटी निकाले थे, वो आया था 1/4। अब हम निकालें ई का प्रोबेबिलिटी कब, जब एफ इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है। एफ होने के बाद, एफ अकर्ड होने के बाद ई का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी 1/4। इसका मतलब क्या है कि एफ होने के बाद ही 1/4 है, या फिर हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं तो भी 1/4 है। इसका मतलब ई इवेंट एफ पे डिपेंड नहीं है। जो ई का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो एफ पे डिपेंड नहीं है, वो बिना हम एफ पे डिपेंड किए हुए भी उसका जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1/4 आता है, और एफ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो 1/4 आता है। इसका मतलब एफ को होने या ना होने से ई को कोई डिफरेंस या अंतर नहीं पड़ रहा, यानी कि ई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एफ एंड एफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ई, यानी कि ई एफ पे डिपेंड नहीं है। तो ई आपके पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। यहीं से नाम पता चला क्या चीज, इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि एक इवेंट दूसरे पे आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी आने के लिए दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं है। उसी तरह से एफ में भी यही है, एफ में क्या था, ई इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ई इवेंट हो चुका है तो एफ आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ई इवेंट ऑलरेडी हो चुका, तो एफ आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या निकला 1/13, और यहाँ से भी क्या आया होगा, डायरेक्ट एफ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/13। यानी कि दो वैसे इवेंट, यानी एक इवेंट होने पे दूसरा के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ये जो इवेंट है वो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये दोनों जो इवेंट है हमारा क्या है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इधर क्लियर बच्चों, काफी इजी है। इंडिपेंडेंट नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट नेम में ही पूरा अच्छी तरह क्लियर है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी में कोई भी इंटरसेप्ट नहीं करने वाला, इंटरसेप्ट नहीं करने वाला, हस्तक्षेप नहीं करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसका जो थोड़ा सा थ्योरम्स है, वो सॉरी इसका ये लिख लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए इसको कि इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, क्या जाएगा 10 इस प्रकार वो आपका किया हुआ है। ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर, यानी किसी का प्रोबेबिलिटी किसी के दूसरे से अफेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको क्या कहलाया जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाया जाएगा। इसका मतलब क्या, सच इवेंट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब क्या है कि पी ई हो गया, ई अकर होने के बाद एफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पी एफ के ही बराबर है। किसके बराबर है, पी एफ के ही बराबर है, वेयर पी नॉट इक्वल टू 0। ये तो होना ही है कि पी हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उस समय से हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यानी जब ये कंडीशन आ जाए तो आप समझ जाइए कि हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ये कंडीशन आ जाए तो आप समझ जाइए क्या है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसका मतलब अगर जो हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरम का भी हम देखें तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपके पास अभी क्या था, प्रोबेबिलिटी थ्योरम था, अति मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था। पी क्या था यहाँ पे, पी ई, और ई हो चुका है तो एफ होने का, ई हो चुका है तो एफ होने का। तो अब तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है ना, कि ई हो या फिर नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जब इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा तो पी ई इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटू पी एफ होगा, पी इंटू क्या होगा, पी एफ होगा। तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, अगर जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो ई और एफ दोनों के होने का, ई और एफ दोनों होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पी ई इंटू पी एफ होगा। और यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, एक बात इसमें और समझ लीजिए बच्चों, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट आ ही गए हैं तो इसमें होता है विथ रिप्लेसमेंट। विथ क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, यानी कि जो हम स्पीड या फिर हम किंग जो निकाले थे वो हम रिप्लेसमेंट से निकाल रहे थे, वो हम क्या निकाल रहे थे, रिप्लेसमेंट से निकाल रहे थे। रिप्लेसमेंट होने के बाद ही हमारा
प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट हुआ। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाता, डिपेंडेंट हो जाता। इस बात पे एक चीज हम अच्छे समझते हैं, चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये चीज को थोड़ा सा हम और अच्छे समझते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, वो जो हमारा डेक ऑफ कार्ड था ये क्या था, ये था निकालना के क्या, स्प्लिट था निकालने के लिए, तो आपका क्या आ गया था 13/52 1/4 था, और एक क्या था किंग था, तो किंग क्या था आपका 4/52 1/30। तो ये जो हमारे निकाले, जो एक कार्ड निकाले 1/1 निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं 1/1 निकाल रहे हैं कार्ड, तो हमेशा क्या होना चाहिए विथ रिप्लेसमेंट, जिसका होना चाहिए रिप्लेसमेंट, यानी कि हम एक कार्ड निकालें, ठीक है, एक कार्ड निकालें उसको हम साइड, एक कार्ड निकालें फिर उसको हम वापस उसी में रख दें, तब ना फिर इसके लिए 52 इवेंट है। बात समझिए यहाँ पे, अगर हम ई कार्ड को होने के लिए कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कह रहे हैं, यानी एक कार्ड हम उसमें से रैंडमली निकाल रहे हैं। अब एक कार्ड उसमें से रैंडमली निकालें, स्प्लिट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/52 1/4। अब उस कार्ड को वापस हम नहीं रखते हैं उसमें, अगर अलग कर देते हैं तब हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस 52 रहेगा नहीं ना, 51 हो जाएगा ना, 51 हो जाएगा ना, तब वो डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी अगर जब 51 कब होगा, जब एफ इज टोटली डिपेंड अपॉन ई पे डिपेंड हो जाएगा। यानी कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट रहा, यानी कि विद रिप्लेसमेंट रहा तो हो गया, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट रहा, विदाउट रिप्लेसमेंट रहा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। बात के लिए यहाँ पे क्यों नहीं इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जो सैंपल स्पेस में चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से बात को समझते हैं बच्चों, आपके पास 52 कार्ड है, आपको स्प्लिट लाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 13/52 1/4। उसके बाद अगर उस कार्ड को वापस बाहर रख देते हैं निकाल करके, जो 1 कार्ड निकाले हैं, तो आपका सैंपल स्पेस चेंज हो गया, यानी 51 हो जाएगा, तो वो आपका डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर जो एक कार्ड निकाले तो वापस फिर उसी में रख दिए, विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिए, विथ रिप्लेसमेंट कर दिए, वापस क्या निकाले, जैसे कि एक कार्ड निकाले, ये स्प्लिट होने का प्रोबेबिलिटी ये हो गया, ठीक है, उसको फिर वापस उसी में रख दिए, वापस क्या रख दिए उसी में रख दिए, तब 52 का तो 52 ही रह गया ना सैंपल स्पेस, तब क्या हो गया 52 का 52 रह गया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 1/13, यानी कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा वो हमेशा विद रिप्लेसमेंट होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट होगा, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा वो ध्यान रखिएगा वो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। जैसे इस क्वेश्चन को जो हम लोग किए थे, अरुण वाला जो क्वेश्चन किए थे 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल, ये 1/1 निकाला, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट कहने का मतलब क्या कि एक बॉल निकाल के उसको हम साइड रख दिए, तो हमारा क्या हो गया, एक बॉल निकाले पे साइड रख दिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट पे अफेक्ट डाल रहा है। क्यों डाल रहा है, क्योंकि सैंपल स्पेस चेंज हो गया, एक बॉल को निकाल करके हम साइड कर दिए, तो उसके कारण उसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन इस वाला क्वेश्चन में जो अभी हम कार्ड और स्प्लिट वाला क्वेश्चन किए थे, इसको हम लोग विथ रिप्लेसमेंट किए थे, यानी एक कार्ड निकाले फिर वापस उसको उसी में रख दिए, तो हमारा क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी और प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर है, और इंडिपेंडेंट इवेंट आपको अच्छे से क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में डिफरेंस क्या है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर दोनों तो सेम ही है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। यही एग्जाम्पल को आप ले लीजिए ना, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि आपका क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये तो आपको पता चल गया अभी इसी से एग्जाम्पल लिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होना चाहिए बच्चों, 5 होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन स्पेड में और किंग में एक तो कॉमन आ जाएगा ना, एक हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, एक तो कॉमन आ जाएगा। तो वही चीज है बच्चों, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जनरली सेम नहीं होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये इवेंट के बारे में बता रहा है कि किसके बारे में सॉल्व कर रहा है, ये इवेंट के बारे में बता रहा है कि ये इवेंट कैसा है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने के लिए हमारा एक भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट हमारा बता रहा है किसके बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट हमारा बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस के बारे में, कि एक प्रोबेबिलिटी हो गया तो फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होगा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ लिए इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व करते थे। एक क्वेश्चन हम पहले ही से लिख कर रखे हुए हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाई
एग्जामिन 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया बच्चों। अब इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होने का कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हो सकता क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कहने का मतलब अगर एक बॉल एक ऑरेंज को निकाल के साइड कर दिए हैं तो अब सैंपल स्पेस हर बार क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, 3 ऑरेंज गुड रहेगा तो बॉक्स अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑरेंज का बॉक्स है, अगर 3 बॉल को निकाल के देखा जाएगा, 3 ऑरेंज को निकाल के देखा जाएगा, अगर तीनों ऑरेंज सही रहेगा तो हमारा अप्रूव किया जाएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से, अगर नहीं सही होगा, गलत हो जाएगा तो फिर अप्रूव नहीं किया जाएगा। यानी कि अब क्या है यहाँ पे, इज रिजेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल। अब एक जो बॉक्स है यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में सैंपल स्पेस टोटल 15 बॉल है, ठीक है, 15 बॉल है जिसमें कि 3 बॉल खराब, 3 ऑरेंज खराब है, बैड को लिख देते हैं बी से, इसमें 3 है, और गुड को लिख देते हैं हम 12 से। 12 आपका सही है, 12 ऑरेंज सही है, 3 ऑरेंज खराब है। अब इसको अप्रूव कराना तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये अप्रूव हो जाएगा, तो जो भी जो डिपार्टमेंट आएगा वो प्रोबेबिलिटी निकालेगा। तो प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से निकालेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑरेंज निकालेगा। सबसे पहले क्या निकालेगा, वो फर्स्ट ऑरेंज निकालेगा। तो अगर फर्स्ट ऑरेंज निकालेगा तो फर्स्ट ऑरेंज निकालेगा प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर पहला ऑरेंज निकालता है तो पहला ऑरेंज के लिए सैंपल स्पेस तो उसके पास 15 का 15 ही रहेगा, पहला ऑरेंज के लिए सैंपल स्पेस 15 का 15 रहेगा। कितना सही है, उसमें से 12 सही है, तो पहला सही निकले तभी तो उसके लिए होगा, यानी कि उसके पास तीनों सही चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ये लिख देते हैं कि उसको फर्स्ट केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए, गुड का चाहिए, सेकेंड केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए, गुड का चाहिए, थर्ड केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए, गुड का चाहिए। तीनों बार उसके पास गुड 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 आए तभी वो अप्रूव होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। अगर एक बार भी गलत आ गया तो अप्रूव नहीं होगा। यानी अगर पहला बार गुड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल पहला बार में 15 है, ठीक है, और 15 में कितना सही है हमारा, 12 सही है, 12/15 हो गया पहला प्रोबेबिलिटी। अब ये बॉल को तो निकाल के वो साइड कर दिया, क्या बोला यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट करने में क्या, वो बॉल आपका साइड रखा गया, वो ऑरेंज आपका साइड रखा गया। अब साइड रखा गया तो इस बार इसके लिए सैंपल स्पेस अब कितना होगा, पहले 15 था सैंपल स्पेस, अब तो एक बॉक्स एक ऑरेंज को हटा दिए तो अब सैंपल स्पेस कितना हो गया, 14 सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब 12 गुड था, अब 12 गुड में कितना हो जाएगा, 11 गुड हो जाएगा, क्योंकि एक गुड को तो हम लोग सब साइड पे रख चुके हैं, तब 11 गुड हो गया यहाँ पे। अब थर्ड कंडीशन में भी उसको सही चाहिए, अब थर्ड कंडीशन में उसको गुड ऑरेंज ही चाहिए तभी वो अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब थर्ड कंडीशन के लिए सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 अब निकल के रखा गया ना, 2 निकल के रखा गया तो अब कितना उसके पास बचेगा, 13 बचेगा, क्योंकि 2 ऑरेंज बाहर रख दिया गया। अब उस पर करेक्ट ऑरेंज कितना है, तो 2 ऑरेंज, 12 में से 2 ऑरेंज को करेक्ट निकालनी है, तब कितना उसके पास सही बचेगा, ये 10 ऑरेंज से बचेगा। तो पहला बार में अगर 12/15 प्रोबेबिलिटी पहला गुड का क्या होगा, 12/15। देखो पहला गुड ऑरेंज आने का 12/15, जबकि दूसरा गुड आने का 11/15, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी इसको अफेक्ट कर रहा है, यानी इन दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो चलिए यहाँ पे अभी हमको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं पता करना है, सिर्फ हम लोग को प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो पहला बॉल का प्रोबेबिलिटी, पहला ऑरेंज का प्रोबेबिलिटी ये होगा 12/15, दूसरा ऑरेंज का 11/14 और तीसरा का 10/13। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आ जाएगा, जो आपको क्या हो जाएगा आंसर, शायद इसका मल्टीप्लिकेशन या फिर सॉल्व करके आएगा कितना, 44/91। तो ये इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और ये निकालने का। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको पता करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो अभी इंडिपेंडेंट वाला जो हम फॉर्मूला बताएं बच्चों, इसको फाइंड आउट करके आप खुद से देखो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने के बाद इसको फिर मिलाना, फिर चेक करेंगे कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या इवेंट है सबसे पहले देख लेते हैं। एक डाइस को रोल किया गया, तो डाइस को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों, सबसे पहले यही लिख लेते हैं, 4, 5, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6। 1, 2, 3 रेड पे है और 4, 5, 6 ग्रीन पे है। इवेंट ए इवेंट कौन सा है, इवेंट नंबर 2, 4, 6 है ना। ये जो इवेंट है वो आपका इवेंट नंबर 2, 4, 6 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए 3। उसके बाद इवेंट बी क्या कह रहा है, द नंबर आर इन रेड। तो रेड में कौन कौन नंबर है, रेड में नंबर है 1, 2, 3। रेड में नंबर हमारा क्या है 1, 2, 3। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी, ये भी आपका क्या हो गया 3। इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। ये कितना हो जाएगा 3/6, 1/2। ये पी कितना हो जाएगा, ये भी 3/6, 1/2। अब क्या करना है,
पूछ रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, आपका बुक में क्वेश्चन है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। अगर ये कंडीशन को फॉलो अप करेगा तब वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या आया, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में ए और बी क्या कोई भी चीज कॉमन है? हाँ, तो दो कॉमन है, यानी एक एलिमेंट कॉमन है। तो एक एलिमेंट कॉमन जिसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6। कोई दिक्कत नहीं, एक एलिमेंट कॉमन है तो 1/6। और पी ए इंटू पी बी, आरएचएस हम क्या लेते हैं, पी ए इंटू पी बी। अब पी ए क्या है बच्चों, 1/2, डायरेक्ट यहाँ पर पहले से निकाल चुके हैं। और पी बी कितना बच्चों, 1/2, ये भी हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, 1/2, 1/4। क्या ये दोनों बराबर है, एलएचएस और आरएचएस? तो एलएचएस आरएचएस तो बराबर है नहीं, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, यानी कि ये डिपेंडेंट इवेंट है। ये जो भी इवेंट है वो हमारा क्या, डिपेंडेंट इवेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आया। बात क्लियर है? अगर ये आप दोनों का इक्वल आएगा तब वो आपका डिपेंडेंट इवेंट है, अगर आपका इक्वल नहीं आया तो ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और होगा इस पर। हाँ, एक क्वेश्चन और है, इसमें हम लोग 3 एलिमेंट लिए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा इवेंट डिपेंडेंट है, कौन सा इवेंट इंडिपेंडेंट है। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसके बाद फिर हमसे मिला लीजिएगा, है ना। इसको वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी 3 कॉइन को टॉस किया गया बच्चों। तो 3 कॉइन को टॉस किया गया, सैंपल स्पेस आपको पता है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H और लास्टली T T T। यह हो गया सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल स्पेस आपके पास आ गया। अब एक एक इवेंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। कंसीडर द इवेंट ई, इवेंट ई। इसमें क्या कर रहा है, 3 हेड, या तो 3 हेड होना चाहिए और क्या, या तो 3 टेल होना चाहिए। चलिए, एक इवेंट आ गया तो साथ ही साथ इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल जाते हैं। तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/8, 1/6, 2 ही इवेंट है। चलिए, ई के बाद क्या आपका एफ, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो हो गया एच 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 टी एच टी एच और साथ ही साथ टी एच एच। कितना एलिमेंट हो गया बच्चों, देखो हर में आपका क्या एटलीस्ट 2 हेड है ही है, 2 हेड 2 हेड 2 हेड और मैक्सिमम 3 हेड तक जा सकता है। तो आपके पास कितना आएगा टोटल, 4/8, 1/2। इसका प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कौन सा इवेंट है, अब है जी, एटमोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड। तो एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट आप क्लास लेवल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो एटमोस्ट कहने का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हेड, यानी मिनिमम कितना हेड हो सकता है, 0 हेड हो सकता है, मिनिमम 0 हेड हो सकता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, टी 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 एच टी एच टी एच टी टी, ये सारा कंडीशन होगा, ये सारा कंडीशन होगा। उसके बाद 2 हेड का भी लो, एच एच टी और क्या हो गया, एच टी एच और एच एच, यहाँ पे टी एच एच, ठीक है। मैक्सिमम 2 हेड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 होगा। सिर्फ 3 हेड वाला कंडीशन नहीं होगा। सिर्फ कौन सा कंडीशन नहीं होगा, 3 हेड कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 हेड ही चाहिए। इसका मतलब ये पूरा 7 का 7 एलिमेंट आ गया। तो इसमें जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, पीजी होगा, वो 7/8 होगा। क्या होगा आपका, 7/8। यानी कि आप क्या क्या पता कर लिए हैं, टीई पता कर लिए हैं 1/6, पीएफ पता कर लिए हैं 1/2, पीजी पता कर लिए हैं 7/8। अब आपको पता करना है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आपको क्या पता करना है इसमें, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो किसी एक चीज को इरेज करना पड़ेगा ऐसा, अच्छा यहीं पे लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा ना आपको। तो पहला हम क्या कर रहा है, कौन कौन सा इवेंट, कौन कौन सा पेयर है, ई एफ एफ, ई जी और एफ जी। ई एफ को लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई पी एफ।
अब बताइए E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन E और F है, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, कितना एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो एक एलिमेंट है, इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा आपका, एलएचएस की बात करते हैं 1/8 आ जाएगा, और आरएचएस की अगर हम बात करें इसमें तो पीई का वैल्यू निकाले हुए, पी कितना 1/6, पीएफ का वैल्यू निकाले हुए कितना 7/8। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/56। तो ईएफ की बात हो रही, अच्छा पीएफ ईएफ की बात हो रही थी, सॉरी पीई कितना हमारे पास है, पीई है 1/6 और पीएफ हमारे पास है 1/2, 1/12, और यहां से हमारे पास कॉमन में आया था 1/8, यानी 1/8 इज सॉरी यहाँ पे 2/8 हमारे पास 4 होगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक बच्चों ध्यान दीजिए, पी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 2/8 1/4, 2/8 1/4 होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो आपके पास अब क्या होगा 1/4 इंटू 1/2 1/8, यानी कि आपके पास ये क्या आ जाएगा 1/8, यानी कि ये 1/8 1/8 दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों क्या आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इसी के साथ अगर हम निकालते हैं ईजी का निकालते हैं, अगर हम किसका निकालने की कोशिश करते हैं ईजी का निकालने की कोशिश करते हैं, तो सैंपल स्पेस को इरेज करते हैं, थोड़ा सा यहीं से चलते हैं, हाँ अब ठीक है। अब ईजी हमारा कब होगा, जब इसके ही बराबर होगा, तो ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा आपके पास, ई इंटरसेक्शन जी इन दोनों में कितना एलिमेंट कॉमन है, एक है टीटीटी, बस एक ही तो है, तो आपके पास ई इंटरसेक्शन जी 1 आ गया, और आपका इधर से आ गया आरएचएस ले लीजिए, यहाँ पे आपका एलएचएस हो गया, तो ये आपको हो गया पीई का वैल्यू कितना बच्चों, पीई 1/4, पीजी का वैल्यू कितना है 7/8, 7/32, 1, क्या ये दोनों बराबर है, सॉरी 1 कितना होगा 1/8 ना, हाँ 1/8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है ना, तो 1/8 होगा, तो 1/8 और 7/32 आपस में बराबर है, नहीं बराबर, इसका मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये हमारा डिपेंडेंट इवेंट है, ये हमारा कौन सा इवेंट हो गया डिपेंडेंट इवेंट, ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट था और ये हमारा क्या होगा डिपेंडेंट इवेंट। थर्ड वाला आप खुद से फाइंड आउट कर लीजिए, ये आप खुद से फाइंड आउट कर लीजिए कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आई होप कि अब इतना इंफॉर्मेशन काफी है आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट निकालने का। सिर्फ फार्मूला अगर वर्क कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, अगर फार्मूला वर्क नहीं कर रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट होगा। कंडीशन सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, बस यही ध्यान रखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पी इंटरसेक्शन बी का अगर आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है? थर्ड वन और फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से थोड़ा सा अलग बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो इस तरह से क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले इसको फाइंड आउट करो, आप खुद से फाइंड आउट करो, तब तक हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद आप मिला लीजिएगा, तब तक वीडियो पॉज कर दीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए, उसके बाद मिला लीजिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं हम। फाइंड क्या करना है, पी नॉट ए नॉट बी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नॉट ए नॉट बी यानी प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, क्या ये क्लियर है? ए नॉट इम्प्लीमेंट लगे ना, एंड इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, इसको अगर आप सेट थ्योरी पढ़े हो तो इसको आप आराम से लिख सकते हो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन है ना। अरे थोड़ा सा इसमें देखो, यही चीज कर रहे हैं ना। अगर ये है हमारे पास, अब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट हमको नहीं पता, अच्छा हाँ ये है, ठीक है, तो ये कर रहे हैं, तो हम कह रहा है कि ना तो ए हो यानी ये वाला पोर्शन हो, और ना तो बी हो यानी कि ये पूरा पोर्शन इन दोनों को छोड़ के हो, जिसको तो हम या तो इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, कि वन में से ये पूरा को क्या कर दे, इसका इंप्लीमेंट ए और बी होने का, उसका इंप्लीमेंट हमारा ये हो गया। तो क्लियर, यानी कि हमको ये निकालना है ए यूनियन बी का नॉट, ए यूनियन बी का नॉट। तो ए यूनियन बी का अगर नॉट निकालना है तो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ध्यान देखिए। फाइंड आउट करना है पी नॉट का पता करना, इसको इस तरह से देते हैं। अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होगा।
ए यूनियन बी होने का, ए यूनियन बी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। होने का प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी सम होकर क्या होता है, हमेशा 1। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आपको। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी नहीं होने का, ए और बी नहीं होने का। तो इस चीज को हम यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि इसको क्या निकालना है, एडिशन थ्योरम आ गया यहाँ पे। एडिशन थ्योरम को जल्दी से इसको निकालिए। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये तो आता ही ना आप लोग को एडिशन थ्योरम में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, पी ए कितना है, पी ए 1/4, पी बी कितना है 1/2, ए इंटरसेक्शन बी 1/8। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस, एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 8, तो 2 + 4 - 1, यानी कि आपके पास अगर 4 2 6 - 1 यानी 5/8, तो 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8। तो ये क्लियर बच्चों अच्छे से। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यही था, इसी को सॉल्व करना था क्वेश्चन को। आपको दिया था पी नॉट ए नॉट बी, तो एकदम तुरंत समझ लेना चाहिए, नॉट ए तो नॉट ए एंड इंटरसेक्शन बी नॉट बी। इसको फिर हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से ये रहा। इसको लिखने के लिए क्या लिखें, अभी भी हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी होने का प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, दोनों का सम हमेशा 1 होगा। इसको हम अगर कर दिए, यानी 1 माइनस पी ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को सॉल्व किए तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसको सॉल्व करके हम आसानी से आंसर निकाल लें। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था बच्चों, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब इसको आप बनाइए, हर बार यही करना है बच्चों, क्वेश्चन जैसी दिखे आप पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हमसे मिला लीजिए, तब आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्या है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। अब देखो इसमें रिप्लेसमेंट आ गया बच्चों। रिप्लेसमेंट करने का मतलब अगर एक बॉल निकाल रहे फिर से वापस उसमें हम डाल देते हैं, डालने के बाद सैंपल स्पेस में हमारे पास कोई अंतर नहीं होने वाला है। बॉल को अगर हम रिप्लेस कर दिए, डाल दिए, यानी सैंपल स्पेस नहीं, सैंपल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जिसमें हमारा क्या है, 10 ब्लैक है और 8 रेड है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। तो बहुत पहले तो फिर इजी हो गया, बोथ बॉल्स आर रेड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड, यानी पहला बॉल भी रेड होना चाहिए, दूसरा बॉल भी रेड होना चाहिए। तो पहला बॉल अगर रेड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बॉल अगर रेड हो, टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस कितना 18, टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना हो गया 18। पहला बॉल रेड हो 8/18। अब उस बॉल को तो फिर से हम वापस उसमें रख दिए, तो उस बॉल को हम फिर से वापस उसमें रख दिए, तो भी दूसरे बॉल में हमारा सैंपल स्पेस कितना होगा 18 ही रहेगा ना सैंपल स्पेस। और बॉल भी हमारा क्या रहेगा 8 रहेगा। इसका मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हम शॉर्ट में सॉल्व कर दिए बच्चों। आप इसको एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। मेन तो आपको हमको कॉन्सेप्ट बताने से, हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बोथ बॉल और रेड, पहला में भी रेड है दूसरा में भी रेड है ना। उसके बाद आपका क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, यानी पहला ब्लैक है, पहला ब्लैक यानी कि 10/18, पहला 10 बॉल पहला ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा 8/18, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। तो आसानी से इसको कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें 4 9 है ना, नहीं और सॉल्व करते हैं 2 9 20/81 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास है इसमें वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों, वन ऑफ देम में एक हमारा रेड हो एक हमारा ब्लैक हो। यहाँ तक हमको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों रेड, तो पहला बॉल निकालने का रेड दूसरा बॉल निकालने का रेड हो गया, पहला बॉल निकालने का ब्लैक दूसरा बॉल निकालने का रेड हो गया। तीसरे में क्या था कि एक रेड हो एक ब्लैक हो। तब कंडीशन क्या होगा, अगर हम पहला बॉल निकाल लें, पहला रेड निकल गया दूसरा बॉल ब्लैक निकल गया, या तो एक कंडीशन हो सकता है, या फिर ये भी तो कंडीशन हो सकता है और कि पहला बॉल हमारा ब्लैक निकल जाए दूसरा बॉल हमारा रेड निकल जाए। कि क्वेश्चन तो ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट हमारा रेड निकलना चाहिए, तो ये हमारा अलग क्वेश्चन था कि फर्स्ट हमारा ब्लैक निकलना चाहिए। तो फर्स्ट ब्लैक निकलना चाहिए, तो ये हमारा कंटिन्यू हो गया था कि हम फर्स्ट ब्लैक निकलना चाहिए दूसरा रेड निकलना चाहिए, तो ये हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला कि सिर्फ एक ब्लैक हो एक रेड हो। अब पहले कौन निकलेगा पता नहीं है, पहले कौन निकलेगा पता नहीं, पहला रेड है दूसरा ब्लैक है, तो इसमें हमको पहले कौन सा बॉल प्रोबेबिलिटी में निकलेगा नहीं पता है। तो इसमें हम 2 कंडीशन हो सकता है ना, या तो पहला रेड हो तो दूसरा ब्लैक हो सकता है, पहला रेड तो दूसरा ब्लैक, या फिर पहला ब्लैक दूसरा रेड, क्योंकि दोनों हमारा इसी चीज को शो कर रहा है, दोनों हमारा क्या शो कर रहा है इस चीज को, कि दोनों में हमारा एक रेड है और एक क्या हमारा ब्लैक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
वो हो गया, निकालना है दोनों में से एक का निकालना है। तो चलिए थोड़ा सी सीरियस कर लेते हैं, है ना। अब दोनों को हमको निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दोनों को निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन आ गया। आप लोगों को पता है कि और कंडीशन कब आता है हमारे पास। तो पहले रेड आने के लिए क्या होगा, 8/18, उसके बाद ब्लैक 10/18, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पहले ब्लैक, पहले क्या ब्लैक 10/18, 10 बॉल 18 में से 10 बॉल ब्लैक, फिर रेड क्या हो जाएगा 8/18, कोई खास दिक्कत नहीं है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वही 20/81 ही आ जाएगा ना पिछले वाला, कि आपका जो आंसर होगा ये 40/81 हो जाएगा। बहुत क्लियर बच्चों, बहुत हम शॉर्ट करके बना दिए हैं। इसको आप एग्जाम में आएगा, इसको आप लॉन्ग करके आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह लिखना होता है वो आप लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। पॉज करके इसको बना लीजिए। चलिए आई होप बन गया होगा, पॉज करके सब बना लिए होंगे, है ना। अब आंसर में आने की बारी है, तो आंसर में आते हैं। अब क्या 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बच्चों। इस अगर परसेंट दिया हो रहा था तो प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए और भी इजी है। डायरेक्ट हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि पी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 60% यानी 60/100, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.46, डायरेक्ट हो गया। उसके बाद रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना है 40/100, 40%, एकदम इजी है। प्रोबेबिलिटी जहाँ पे दे दिया और इजी हो, अब परसेंटेज जहाँ पे दे दिया और इजी हो गया। 20 हिंदी इंग्लिश बोथ, 20 हिंदी इंग्लिश बोथ। चलिए काफी इजी हो गया क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सी नाइदर, यानी गर्ल्स हॉस्टल है ना, गर्ल्स हॉस्टल मेंशन नहीं है लेकिन गर्ल्स हॉस्टल है क्योंकि आपका सी लिखा हुआ है ना। चलिए अच्छी बात है। सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो वो हिंदी पढ़ रही है ना ही वो क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है। तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया ना, ये तो क्वेश्चन हो गया ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को पहले किए थे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों, इम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा 1/PH, इसके बराबर हो जाएगा। अभी भी हम किए हैं इसके पिछले क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में अभी हम लोग किए थे, है ना। इसमें हम लोग अभी किए थे, समझ में आ रहा है। हम डायरेक्ट इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E, ठीक है। PH का वैल्यू कितना है, PH 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0.8 माइनस 0.8 यानी कि 1 माइनस 0.8, आपके पास आ जाएगा 0.2, यानी पहला का आंसर कितना हो जाएगा 0.2। कुछ नहीं बच्चों, फिर से यहाँ पे इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। 60% हिंदी पढ़ रहा है तो हिंदी का 60% मतलब बहुत इजी हो गया 100, 0.6। इंग्लिश पढ़ रहा है 40% 40/100, 0.4। इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहा है 0/100, 0.2। अब क्या है, क्वेश्चन पूछा कि ना तो वो हिंदी पढ़े और ना तो वो इंग्लिश पढ़े, हिंदी नहीं पढ़ रही है और एंड का हो गया, एंड क्या हो गया, ना तो इंग्लिश ही पढ़ रही है। तो हमारे ये कंडीशन होगी, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अच्छा वो हिंदी पढ़ रही है, हिंदी वो पढ़ रही है, गिवन है सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी वो पढ़े, तो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट द सी इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो गया, हिंदी वो पढ़ रही है, हिंदी वो पढ़ रही है तो इंग्लिश भी पढ़ेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये निकालना है, हिंदी वो पढ़ रही है, यानी ये आपका दिया हुआ है कि हिंदी पढ़ रही है तो इंग्लिश भी पढ़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पी, ये कौन से निकालना है। अच्छा थर्ड में क्या निकालना है, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो वो हिंदी पढ़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना। यानी इंग्लिश वो पढ़ रही है तो हिंदी पढ़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हम किसी इन दोनों में से बी और सी में से कोई एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पहला क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन इरेज कर लेंगे, तो किसको सॉल्व करना है, पहला या दूसरा। चलिए सी को हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये इजी है ना, बी और सी तो काफी यूज हो गया। इसमें तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा पी एच इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर, और पी ई, अब एच इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया 0.2
2 और ई कितना हो गया 0.4 यानी कि 2.4 1/2 0.5 बस। इसके बाद तो इजी हो गया ना, वो तो आपका इजी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।